डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसमें हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं जिसके जरिए आप जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम का विषय होता है। आज है गुरुवार, यानी कि आज है हेलो किसान में पशुपालन का दिन। तो पशुपालन से संबंधित ही कुछ विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे पशुपालकों के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको बता दें, जानकारी देंगे शूकर पालन पर। तो आपको बता दें, यही आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय हैं। कोई सवाल है आपके मन में, कोई समस्या आ रही है तो आप बेझिझक साझा कर सकते हैं। जरिया है टोल फ्री नंबर 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारी जो विशेषज्ञ हैं आप तक पहुंचाएंगे। परिचय करवा देते हैं, डॉक्टर तरुणा खिमानी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं। बता दें, पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। डॉक्टर खिमानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं डॉक्टर जया। बता दें, वैज्ञानिक हैं ICAR राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम में। डॉक्टर जया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। आपसे बात करेंगे शूकर पालन के बारे में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर आज के कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है। जाहिर तौर पर सवाल होंगे आपके मन में, आपको हमें कॉल करना है, लेकिन जब भी कॉल करेंगे तो 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करेंगे, और जब भी कॉल कनेक्ट हो जाएगा तो आप फोन पर ध्यान देंगे, टीवी की आवाज कम कर देंगे, क्योंकि आपका सवाल हम तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कॉल्स लगाना शुरू कर दीजिए, और हम यहाँ पर हमारी चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। डॉक्टर खिमानी यहाँ पर उपस्थित हैं, इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, पशुपालन के लिए भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इनमें हाल फिलहाल की बात करें तो कौन सी प्रमुख योजना है जिसकी शुरुआत की गई? देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में योजना चल रही है और जो सबसे अच्छी योजना है आज की, उसमें वो है सेक्स सॉर्टेड सीमन की। जी, आज के आधुनिक युग में हम गाय पालना लोगों ने कम कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बछड़े को नहीं संभाल पाते हैं, बछड़ा छोड़ना पड़ता है, और जैसे कि बछड़ा छोड़ने में लोगों को दिक्कत भी होती है। तो गौ माता के इस गौ वंश को आगे वृद्धि के लिए, कि लोगों के अंदर प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमन की शुरुआत की है। मतलब हम कृत्रिम गर्भाधान करेंगे गाय का, जिसके अंदर जो सीमन रखा जाएगा वो उससे सिर्फ बच्चियां ही पैदा होंगी, और 92% चांसेस हैं कि उसके अंदर बच्चियां ही पैदा होंगी। तो भारत सरकार की ये सबसे अच्छी
स्कीम है जिसका किसान भाई बहुत ज्यादा लाभ भी उठा रहे हैं, और जितना ज्यादा हम इसका वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उतना कंसेप्शन रेट बढ़ भी रहा है। बिल्कुल। तो और सॉर्टेड सीमन योजना जो है सरकार की काफी अच्छी पहल है और ये कामयाब भी हो रही है क्योंकि अच्छे परिणाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हमारी सरकार द्वारा और भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी आपको जागरूक करेंगे, आपको उनके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। हमारे देश में पशुपालन का विशेष स्थान रहा है। इससे जहां कृषि के बहुत सारे काम संपन्न होते हैं, वहीं ये आय का अतिरिक्त जरिया भी होता है। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में दूध की मांग और उत्पादकता दोनों में इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के हिसाब से करीब 16% की वृद्धि के साथ हम आगे बने हुए हैं, जिसकी खास वजह सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं हैं। सरकार की इन योजनाओं में पशुपालन, उनका स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण युक्त आहार, आवास और नस्ल सुधार जैसे विषय शामिल हैं, जिनके लिए सरकार की मुख्य योजनाएं ये हैं: राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन किसानों के लिए KCC, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण। तो ये कुछ तमाम योजनाएं हैं जो पशुपालन विकास के लिए चलाई जा रही हैं और हमारी सरकार ने इनकी शुरुआत ही इसलिए की है कि हमारे पशुपालकों को यहाँ पर मदद मिल सके। इनके बारे में चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन डॉक्टर जया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनसे हम शुकर पालन पर थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर जया, हमने देखा है अक्सर हमारे देश में दुधारू पशुओं का पालन लोग ज्यादा करते हैं, शुकर पालन से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। ऐसे में आपसे स्थिति जानना चाहेंगे और इसके लाभ जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, पारंपरिक तौर पे मेनली दुधारू जानवरों पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, मगर हमारी सरकार ने अभी क्या किया है, शुकर पालन को काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं जी। इसमें बहुत फायदा होता है हमारे किसान भाइयों बहनों। इसमें शुकर जो होते हैं वो एक बार में 12 से 14 बच्चे पैदा करते हैं और यह हर 3 महीना में आप इससे बच्चे ले सकते हैं। इस प्रकार एक साल में आपको कई पिगलेट्स मिलते हैं जिनको बेच करके आप काफी आमदनी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपको एक साल पे जो आप इनपुट कॉस्ट लेते हैं वो आपको उसके अलावा बहुत प्रॉफिट मिलता है। फिर सरकार सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी शुगर पालन में इंटरेस्टेड जिनको की रुचि है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, इनमें प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। बैंक भी जो कि लोन देते हैं, सब्सिडी मिलती है। तो इस प्रकार से देश में शुगर पालन एक बिजनेस की तरह जो दिया जा रहा है, इसमें काफी रुचि है। जो एक टैबू से जुड़ा हुआ सोशल टैबू वो खत्म हो रहा है, बढ़ चढ़कर शुगर पालन में अभी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पारंपरिक तौर पर तो दुधारू पशुओं का पालन करते ही हैं लोग, लेकिन अब बदलाव देखने को मिल रहा है। शुकर पालन की ओर भी अपना रुझान बढ़ा रहे हैं हमारे पशुपालक। बिल्कुल, इससे कई तरह के लाभ हैं। एक तो पिगलेट्स जल्दी से मिलते हैं जिससे यहाँ पर फायदा होता है, अच्छी आमदनी भी अर्जित होती है। किस तरह से शुकर पालन की आप शुरुआत कर सकते हैं, कौन सी सावधानी आप बरत सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले डालिए नजर हमारी इस रिपोर्ट पर। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। शुकर पालन में आहार की विशेष भूमिका होती है क्योंकि शुकर बहुत तेजी से विकास करते हैं। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शुक्रों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। विशेषज्ञों की माने तो इनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा होनी चाहिए। साथ ही गेहूं, मूंगफली, मछली का चूरा, खनिज लवण, विटामिन व नमक का मिश्रण देना चाहिए। हालांकि बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है, जो घर या होटल में बचे खाद्य पदार्थों से भी पूरी की जा सकती है। इसके अलावा इस पशु की और भी खूबियां हैं, जैसे अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है और मादा शुकर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है।
एक बार में मादा शुकर से 6 से 12 बच्चे तक मिलते हैं। इस तरह इनकी संख्या में जल्दी इजाफा होता है। साथ ही बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। इस तरह से इस व्यवसाय में तेजी से सुखद परिणाम मिलने लगते हैं। व्यवसाय की सफलता के लिए पशु को बीमारियों से बचाने के उपाय करें, आवास की सफाई पर विशेष ध्यान दें, समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेते रहें। शुकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सुकर पालन बन सकता है आपके लिए फायदे का सौदा। अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया, विस्तार से हमारी विशेषज्ञ भी इस पर आपको जानकारी जरूर देंगी। हम कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर पशुपालन से संबंधित सरकारी योजनाओं पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सेक्स ऑडिट सीमेन योजना के बारे में आपने बताया डॉक्टर खेमानी। हाल फिलहाल की बात करें तो लंपी स्किन डिजीज बहुत ज्यादा फैली हुई है। हम देख रहे हैं कि कितनी गायों का यहाँ पर मृत्यु भी हो गई है, काफी प्रभावित करे है। इसके लिए सरकार की क्या पहल है? देखिए अदिति, अभी जो लंपी स्किन डिजीज है ये हाल फिलहाल में एक बहुत ही बुरे उसकी वेव की तरह आई है, कोरोना की सेकंड वेव की तरह हमारे गौवंश को इसने अफेक्ट किया है। डेफिनेटली ये बहुत ही मतलब बुरा फेज है पशुपालकों के लिए, लेकिन इसमें सरकार ने भी अपना कोई कदम पीछे नहीं हटाया है, आगे बढ़ चढ़ के बहुत मदद करी है। हमारे पशुपालन विभाग ने पहले दिन से ही वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी। जैसे ही हमारे को आहट लगी कि गुजरात और राजस्थान के एरियाज में एलएसडी की प्रॉब्लम आ गई है, तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन को एक मिशन तौर पे शुरू किया है और बहुत ही कम समय में हमारे को वैक्सीन की उपलब्धता करवाई गई है। और हर गांव में जाके, हर कॉलोनीज में जाके हमने वैक्सीनेशन करी है। हाँ, वैक्सीनेशन के टाइम पे हमने ये जरूर ध्यान रखा है किसी घर में या पड़ोस में अगर एलएसडी में कोई पशु आ गया है तो हमने उसके आसपास वैक्सीन नहीं करी है, क्योंकि ये हमारे को स्पेशल हिदायतें दी गई थी कि जहां पे वैक्सीन एनिमल कोई आसपास भी एलएसडी का पशु है तो हमें वैक्सीन नहीं करनी है। उससे स्ट्रेस में आने से जो एनिमल है वो और ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, हमारे को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं, इस टाइम हर अस्पताल में पशु चिकित्सक, जितने भी पशु चिकित्सालय हैं उनमें सरकारी दवाइयां मुहैया करवाई गई हैं, जो कि हम हर पशुपालक को फ्री में लगा रहे हैं। और सब तरह के इंजेक्शंस, या अगर आप ये कहें कि इसमें पशु जो है वो खाना पीना छोड़ देता है तो उसकी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए कि वो नॉर्मल अपने रूटीन पे आ जाए, उसके लिए जो भी हमारे को दवाइयां हैं वो सारी पशु अस्पताल में बिना किसी शुल्क के हम पशुपालकों को मुहैया करवा रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस बीमारी में ये कहा गया है कि भी आपने जो पशु बीमार है उसको एक जगह ही रखना है, उसको और पशुओं के साथ मिक्स नहीं करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी पशु बीमार है उसको हम अस्पताल के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं हम आपके घर आके ही, आपके घर द्वार पे आके ही उसका इलाज करके जाएंगे। तो हमारा जो ड्यूटी टाइमिंग्स है, ऐसा नहीं है कि हम जो टाइमिंग्स है उसी पे हैं, शाम तक, देर रात तक, हर तरह से पशु के घर, पालक के घर जाके पशु का इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल, पशुओं के लिए भी एक महामारी का दौर ही यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में देखिए दिन रात मेहनत की जा रही है कि पशुओं को बचाया जा सके, हमारे गौवंश को बचाया जा सके, और साथ ही साथ पशुपालकों को जो नुकसान हो रहा है उससे भी उनका बचाव हो सके। हर मुमकिन प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है सरकार द्वारा। अगर आपके यहाँ आसपास भी आपके पशु को भी कुछ ऐसा नजर आ रहा है तो आप भी बिल्कुल सतर्क यहाँ पर हो जाइए। हम बढ़ते हैं आगे। संतोष जी मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, संतोष जी आप लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई बात नहीं संतोष जी, आप दोबारा कोशिश कीजिए, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर जया का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जया, आपने बताया कि सूकर पालन अगर करते हैं तो फायदे हो सकते हैं। शुरुआत करना चाहते हैं अगर कोई, तो किस तरह से करनी होगी, क्या पहला कदम होना चाहिए?
अगर आप शुकर पालन शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा आपके पास में इनपुट कॉस्ट कितनी लागत है आपकी। इसके बाद आपको अगर लोन की आवश्यकता है तो आप नजदीकी जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होती है वहां जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सब्सिडाइज रेट पे वहां शुकर पालन के लोन मिल जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है प्रशिक्षण। शुकर पालन में अगर आप एक प्रशिक्षण ले लेते हैं, आप प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो क्या होती है उसकी रख रखाव, उसके खान पान, इसके अलावा भी उसमें जो तरह तरह की जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में आपको जो होता है अवगत रहेगा। तो आप जो होता है किसी भी है ना आकस्मिक स्थिति के लिए आप तैयार रहेंगे। इसके अलावा क्या होता है आपको 70% जो खर्च होता है शुकर में उनके खान पान पे आता है। तो आपको उस तरीके से आपको तैयार है कि किस तरीके से उसका खान पान रख रखाव का हमको व्यवस्था रखना है, ताकि जो होता है आपका शुकर पालन करते वक्त आपको परेशानियों को नहीं देखना पड़े। बिल्कुल, तो सबसे पहला कदम तो यहाँ पर यही है कि हम पहले तैयारी कर लें कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी है, प्रशिक्षण ले लें और लागत पर भी थोड़ा ध्यान दें क्योंकि इसमें आगे प्रबंधन करने की जरूरत है। गंभीर परिस्थिति आती है आपको नजदीकी जो पशु चिकित्सक होते हैं उनसे ही संपर्क में रहना पड़ेगा। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको शुकर पालन के थ्रू काफी फायदा होगा और किसी भी तरह का नुकसान से आप जो बच सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके बारे में और विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे डॉक्टर जया, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ सुअर पालन देसी पद्धति से करते हैं, अगर वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो इसमें नर हमारे जो तैयार करते हैं कितने दिन के बाद हमें बेच देना चाहिए और हमारी जो मादा है कितनी जांच लेने के बाद उन्हें हटा देना चाहिए? जी, तो आप सुकर पालन कर रहे हैं? जी डॉक्टर जया क्या कहेंगी? हाँ। ये देसी तरीके से सुकर पालन यहाँ पर कर रहे हैं, वैज्ञानिक विधि से करना चाहते हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? इस प्रकार से आप शुकर पालन करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। जी, तो किस तरह से कर सकते हैं? क्या कुछ बदलाव करना होगा? डॉक्टर जया आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, तो डॉक्टर जया हमारे जो कॉलर हैं उनका यही सवाल था, सुकर पालन वो कर रहे हैं लेकिन वो आम विधि से कर रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक विधि से यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव करना होगा? प्रबंधन में किसी तरह का बदलाव यहाँ पर करना होगा? लगता है यहाँ पर हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे, जैसे ही उनसे कनेक्शन जुड़ेगा हम आपके सवाल को रखेंगे नंद स्वरूप मिश्रा जी और जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर डॉक्टर तरुणा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तरुणा, रिपोर्ट हमने चलाई थी शुरू में, हमने उसमें कई योजनाओं के बारे में बातचीत करी थी, पशुधन योजना के बारे में भी वहां पर जिक्र किया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पशुधन योजना के लिए जो भारत सरकार की स्कीम चलाई गई है वो पहले तो ये है कि हमारे पास जो हमारे बड़े पशु हैं जैसे गाय भैंस हो गई, उनके लिए लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है हमारे पास। और उसी के अंतर्गत एक पीकेसीसी की लोन की स्कीम है जो अभी आपके इस पे दिखाई गई थी, पशु किसान क्रेडिट कार्ड। जो ये स्कीम है ये एक तरह से मान लीजिए पशुपालकों के लिए बहुत ही ना अंधेरे में एक दिए का समान है। अगर जिनके पास पशु हैं लेकिन उनको रखरखाव में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो उनके लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड बना है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि ये अपने निकटतम बैंक से संपर्क कर सकते हैं और बैंक इनको बहुत ही नॉर्मल ब्याज दर पे 7% की ब्याज दर पे आपको 1 साल के लिए मिलेगा। एक पशु के, एक भैंस के लिए 60,000 और एक गाय के लिए आपको 40,000 पशु के रखरखाव के लिए है ये। और इसमें अगर आप मान लीजिए 1 साल तक अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो ठीक से दे रहे हैं तो वो जो ब्याज दर है वो घट के 7% से 4% पे आ जाएगी। तो ये पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद है, जो कि आज की डेट में अगर लोन वगैरह हम लेते हैं या पशुपालक नॉर्मल अगर अपने आप जाके लोन लेते हैं, हमारे पशु चिकित्सक इससे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं लेते हैं तो ब्याज दर 12, 13, 14% तक भी है जी। तो ये एक पहली स्कीम है। दूसरा, फिर पशुधन के लिए हमारे पास जो लोग बड़े पशु नहीं रख सकते हैं, जैसे अभी सुकर पालन की बात चल रही थी, तो छोटे पशुओं के लिए भी सरकार की तरफ से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत स्कीम चलाई गई हैं, जिसमें सुअर
पालन, पोल्ट्री के लिए जो मुर्गी पालन है, और भेड़ बकरी के लिए आपके पास अलग अलग स्कीम्स हैं। अब बात की जाए बिल्कुल इनके बारे में विस्तार से डॉक्टर तरुणा आपसे जानेंगे हम। अभी हमारे दर्शकों को आपने बड़े पशुओं के बारे में तो बता दिया है, छोटे पशुओं के बारे में भी हमें उन्हें जागरूक करेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में और शूकर पालन के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी विशेषज्ञाएं दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं, एक लाइव जुड़ी हुई हैं, एक स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ बता दें, मध्य प्रदेश से संजू जी यहाँ पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 संजू जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो संजू जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? लगता है हमारी आवाज संजू जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई बात नहीं संजू जी, आप नेटवर्क एरिया में आकर के फिर से एक बारी कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल लगेगा हम आपका सवाल जरूर सुनेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जया फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर जया, आनंद स्वरूप मिश्रा जी ने कॉल किया था, पूछा था एक सवाल शूकर पालन के संदर्भ में, किस तरह के बदलाव वो कर सकते हैं शूकर पालन को और बेहतर बनाने के लिए। अभी वो आम तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप शूकर पालन कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप प्रशिक्षित हैं तो और आप उसमें जो आधुनिक तकनीक होता है जिसके हम कहते हैं साइंटिफिक पिग फार्मिंग होता है, उसमें आप प्रशिक्षण ले लें। जब आप साइंटिफिक पिग फार्मिंग जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो आपको जो नए नवीन तकनीक हैं जिसके द्वारा हम साइंटिफिक पिग फार्मिंग करते हैं, जैसे कि उनका नवीन तकनीक का कैसे खाना खिलाना है, अलग अलग जो फीडिंग उसका राशंस होता है, उसके अलावा जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है शुक्रों में होता है, तो वो कैसे करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए आपको फिर ट्रेनिंग दिया जाता है, इसे बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए आप बोर से सीमन कलेक्ट करते हो। फिर आप क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब आप मादा शुक्रों में करते हो तो फिर उसके लिए कैसे हीट डिटेक्शन करते हैं, क्या तकनीक होता है, कि किन तरीकों से आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें ताकि आपको जो होता है नर शुक्र रखने की जरूरत नहीं पड़े। इसके अलावा उनका जो होता है जो हेल्थ मैनेजमेंट होता है, वैक्सीन कब देना है, किस प्रकार से वैक्सीन देना है, किस प्रकार से नवजात शुक्रों का आपका ख्याल रखना है, ताकि जब गर्मी का मौसम हो या फिर चरम ठंडा हो उसके टाइम जो होता है आपकी पिगलेट मोर्टेलिटी काफी कम रहे, आपको पिगलेट मोर्टेलिटी नहीं मिले। फिर जब मौसम का बदलाव होता है उसका जो होता है सूक्ष्म निम्न असर पड़े आपके शुक्रों पे, तो इस तरह की जानकारी आपको प्रशिक्षण में दिया जाता है। इसके अलावा भी अभी जो जितनी भी उभरती हुई बीमारियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाता है प्रशिक्षण में, ताकि उनका आप कैसे किस तरह से मैनेजमेंट कर सकें। कुल मिलाकर के नवीन तरीके से शुगर मैनेजमेंट करने के लिए ब्रीडिंग जो तरीका होता है, ब्रीडिंग का जो साइंटिफिक ब्रीडिंग होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा कि आप कितने यूनिट 10-100 यूनिट रख रहे हैं, 20-100 यूनिट रख रहे हैं, किस तरीके से आप उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, आपको उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। इसके अलावा जो होता है उसके खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको 8 जो मंथ होता है जिसे आप स्लॉटर वेट कहते हैं वो 80 किलो तक आपको मिल जाए। इसके अलावा भी जो होता है विशेष करके जो शुगर
के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसका प्रोसेसिंग होता है, वैल्यू एडिशन होता है, उसमें भी आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले सकते हैं, ताकि आप जो शुगर को नहीं बेच करके शुगर के मांस को प्रोसेसिंग करके उनमें वैल्यू एडिशन करके आप उसका अतिरिक्त आप कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्या होता है, जी देखिए आपको क्या करना है हमारी विशेषज्ञ ने आपको यहाँ पर बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना मैं सवाल। छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिला ग्राम पंचायत मगेरा से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं देसी गाय रखा हूँ मैडम जी। हेलो, आपके पास देसी गाय है, बताइए। हाँ, उसमें ना दूध कौन सा घास खिलाने से बढ़ेगा? बिल्कुल, उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता आप बढ़ाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से आहार प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर खेमानी क्या कहेंगे आप? देखिए सुरेंद्र जी, अगर आपने अपनी गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे पहले आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से उसके लिए पेट के कीड़े की दवाइयां लेके आइए। आजकल हर पशु चिकित्सालय में पेट के कीड़े की दवाइयां राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं, क्योंकि जो देखा गया है अधिकांश तौर पे जो पशु दूध कम करते हैं वो सिर्फ पेट के कीड़े की वजह ही जो सबसे बड़ी वजह मानी गई है वो मानी गई है। तो जो पेट के कीड़े हैं वो पशु का जो आहार आप खिला रहे हैं वो पशु के शरीर तक नहीं लगने देते। दूसरा, आपने जो मैनेजमेंट कर रखा है, मान लीजिए जैसे जहां पे आपने अपनी गाय को बांधा हुआ है, यहाँ जिस जगह आप उसको अपने गाय को रखते हैं उस जगह में हवा आर पार हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे आजकल का मौसम है, इस मौसम में थोड़ी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, तो जो दिन का टाइम है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, सुबह शाम थोड़ी ठंड ज्यादा रहेगी। तो वो देखिए कि शाम के या सुबह के टाइम वो ठंड से बचाव रहे, और दिन के टाइम उसका जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है जिसको हम कहते हैं नमी होती है और हवा नहीं चलती है, उस मौसम में हमारी जो गौ माता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो उससे भी हमारे इसके दूध की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तीसरा, जो हमारा जो देसी तरीका है खिलाने का, हम क्या करते हैं, दलिया खिला रहे हैं या कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज खिला रहे हैं, या तो हम उसको उबाल के खिलाते हैं या फिर हम उसको पानी में भिगो के रखते हैं पूरी रात के लिए और अगले दिन उसको खिलाते हैं। तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि आप कोशिश ये करिए, अगर दुधारू पशु है, दुधारू पशु को आप अनाज जो है और दूध देने वाला, जैसे तो 1 किलो से 1.5 किलो से लेकर 2 किलो पूरे दिन में आपने उसको अनाज खिलाना है, लेकिन वो भीगा हुआ अनाज नहीं खिलाना है। भीगे हुए अनाज से पशु का पेट तो भर जाएगा, लेकिन पशु के जो न्यूट्रिशन या जो आप कहेंगे रासायनिक तत्व जो उसके शरीर में जाने चाहिए वो रासायनिक तत्व नहीं जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करिए कि पहले जो उसको अनाज खिलाइए, घास खिलाइए, और साथ में जो पानी देंगे वो आप उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उसके लिए पानी रखिए, और जब तक आप शाम के चारे का प्रबंध करते हैं तब तक वो पानी रहना चाहिए वहां पे। जी, तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करना है सुरेंद्र जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, सहारनपुर से बलविंदर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम तो ये जानना चाह रहे जिसके कोई इलाज भी है जी, कोई दवाई हो जी ऐसी जिससे सही हो जा। क्या समस्या हुई है? समस्या है रही जी, लंपी वाली बीमारी आ रही जी हमारी गाय में। जी, गाय में लंपी स्किन डिजीज हो गया है, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमारी विशेषज्ञ ने बताया था, लेकिन चाहूंगी डॉक्टर तरुणा, आजकल बहुत लोग परेशान हैं, पशुपालक जानना चाहते हैं, एक बार फिर दोहरा दें आप। देखिए, अगर आपके आसपास किसी पशु को LSD की लंपी स्किन डिजीज की बीमारी है तो आप सबसे पहले तो अपने निकटतम चिकित्सालय पे संपर्क कीजिए और उनसे बोलिए कि वो आपके टीकाकरण करेंगे वहां पे आके। जो हमारे को टीका एंटीबायोटिक है, पेन किलर है या फीवर है, इसमें जो आपका बुखार होता है वो 107 तक चला जाता है और 3-3, 4-4 दिन तक बुखार टूटता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपनी गाय का बुखार चेक करवाइए। दूसरा, बुखार अगर निकलता है तो उसके अंदर बुखार की दवाई, साथ में उनको जो हम कहते हैं बोतल चढ़वाना, ड्रिप लगती है, वो ड्रिप लगवाइए ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नीचे आ जाए। एक अगर आप चाहें तो, जैसे ये तो हमारा हो गया विदेशी दवाई जो हम एलोपैथी ट्रीटमेंट यूज करते हैं। देसी नुस्खे में आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाय गौ माता को आप नीम के
पानी और फिटकरी के पानी से सुबह शाम उसके शरीर पे लगाइए, जिससे ये थोड़ा वायरस जो है ये इसके ऊपर ससेप्टिबल है जी। और तीसरी बात, कुछ सॉल्यूशंस आते हैं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो इसका जहां पे आपने पशु को बांध रखा है उस जगह को सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से बहुत अच्छे से साफ कीजिए ताकि ये जो वायरस है ये इनएक्टिव हो जाए। तो कुछ इस तरह के प्रबंधन है। बाकी बेस्ट तो ये रहेगा कि आप अपने पशु चिकित्सक को कांटेक्ट कीजिए। देसी इलाज में आप नीम और फिटकरी के पानी का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देसी इलाज और तो बता ही दिया है, साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि निकटतम जो भी अस्पताल है पशुओं का वहां पर आप जल्द से जल्द रुख कर लें। वहां पर डॉक्टर्स हैं जो आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप बिल्कुल भी यहाँ पर देरी ना करें। हम बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर जया का यहाँ पर एक बार रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर जया, आपने कहा शुकर पालन करना है तो उसमें 70 से 80% जो हमारा प्रबंधन है या फिर हम कहें लागत है वो आहार में लगती है। तो आहार का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं हमारे शुकर पालक, इसके बारे में विस्तार से बताएं। शुकरों को अलग अलग जो कैटेगरी के शुकर होते हैं, जैसे कि शुकर है पिगलेट्स हैं, फिर ग्रोअर हैं, फिर नर शुकर हैं, मादा शुकर हैं, दूध देने वाले शुकर हैं, फिर ब्रीडिंग बोर्ड्स हैं। तो इन सारे कैटेगरी के जो है ना आधार अलग अलग तरह के होते हैं, आहार अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो स्टार्टर राशन होते हैं जो कि हम पिगलेट्स को देते हैं उसमें कम से कम 20% जो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। उसके अलावा जो ग्रोअर राशन होते हैं उसमें 18% प्रोटीन होगा और जो फिनिशर राशन होता है 16% प्रोटीन होता है। तो इन मात्राओं को हम जैसे कि मक्के हुए, फिर गेहूं की भूसी होती है, सोयाबीन मील होती है, फिश मील होती है, नमक होता है जो कि 0.5% जरूरी होता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सभी का जो बैलेंस होता है आहार में होना जरूरी है। इसके अलावा जैसे कि कोई मादा शुकर है जो कि बच्चे देने वाली है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा 200 ग्राम से 500 ग्राम जो होता है ज्यादा आहार देंगे। जो दूध पीने वाली दूध पिलाने वाली शुकर होती है जिनके पिगलेट्स होते हैं उनको प्रति पिगलेट के दर से हम उनको 200 से 500 ग्राम ज्यादा आहार देंगे। इसके अलावा क्या होता है, जो बोर्स होते हैं उनको नॉर्मल शुकरों के मुकाबले ज्यादा, जिससे कि हम प्रोडक्शन लेते हैं बोर्ड से, उनको ज्यादा आहार देंगे। तो इस प्रकार अलग अलग वर्ग के शुकरों के लिए आपको अलग अलग तरीके का आहार बनाना है ताकि उनका ग्रोथ अच्छा हो सके। इसके अलावा हमें यह ध्यान देना है जो दूध पिलाने वाले शुकर है वो ज्यादा दुबली नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा दुबली हो जाती हैं तो क्या होता है, वो अगली बार गर्मी में हीट में नहीं आती हैं, जिनसे कि उनका जो हम लोग ब्रीडिंग करते हैं वो टाइम बढ़ जाता है। इसके अलावा जो होता है शुक्रों को बहुत ज्यादा, खास करके जो बोर्स होते हैं, जो मादा शुकर हुए और नर शुकर हुए, उन दोनों को बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना। ओबेसिटी, मोटापा उनमें नहीं आना चाहिए। इससे क्या होती है, वो बच्चे का जो नंबर होता है वो लिटर साइज कम होने लगता है अगली जनरेशन में। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप शुकर पालन से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से आहार का ध्यान रखना है, तभी आपके जो शुकर हैं उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी और आपके लिए ये मुनाफेदार बना रहेगा। बिल्कुल ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं बजाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ,
माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पशुपालन से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में और साथ ही शूकर पालन के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, स्वप्निल जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरी गाय और बकरी हीट पर नहीं आ रही। गाय और जो बकरी है वो हीट में नहीं आ रही है। बिल्कुल, डॉक्टर तरुणा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सबसे पहले तो ये बताइए वो कितने टाइम से हीट में नहीं है, पहले लास्ट टाइम कब हीट में आई थी? अगर तो वो अभी 5-6 महीने से हीट में नहीं है तो इसका मतलब आपने ब्याने के बाद उनको ठीक तरह से खनिज तत्व नहीं दिए हैं। जो हमारी मिट्टी में खनिज तत्व होते हैं वही पशु के आहार में आते हैं, तो मिट्टी की गुणवत्ता पहले से कम हो गई है। तो इसीलिए पशु के ब्याने के बाद हम उनके जो मिनरल मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, ताकि पशु, क्योंकि दूध के जरिए पशु के बहुत सारे खनिज तत्व उसकी शरीर से निकलते जाते हैं, तो उनकी पूर्णता के लिए हमारे को चाहिए कि सबसे पहले हम उनके खनिज तत्व जो उनके शरीर में है, जो पोषण है शरीर का, वो पूरा रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप उनको मिनरल मिक्सचर दीजिए। एक आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि डीवर्मिंग जो है, पेट के कीड़े की दवाई अपने पशुओं को नियमित तौर से दीजिए। हर 3 महीने पे हम पशु को पेट के कीड़े की दवाई देते हैं। जो हम मनुष्य हैं या आदमी लोग हैं वो तो अपना खाना पका के खा लेते हैं, लेकिन हम पशुओं को तो नॉर्मल चारा ऐसे डाल देते हैं, तो कई बार उसमें जो कीड़े चले जाते हैं, उनके लार्वा होते हैं और जिनकी लाइफ साइकिल ही पेट में जाके कंप्लीट होती है, तो उनके लिए रेगुलर डीवर्मिंग पेट के कीड़े की दवाई दीजिए। तो ये कितने अंतराल में देनी चाहिए कीड़े की देखिए दवाई? अदिति, इसमें हमारा जो रेगुलर वो है नॉर्मल प्रोसेस में हम पशु को हर 3 महीने पे डीवर्म करते हैं। डीवर्मिंग के साथ थोड़ा सा, क्योंकि डीवर्मर्स जो है वो थोड़ा सा लिवर पे भी इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम उनको बहुत रेगुलर नहीं देते हैं। हर 3 महीने के अंतराल में देना सही रहता है। बिल्कुल सही रहता है। और साथ में खनिज तत्व का मिश्रण जरूर दीजिए उनको, क्योंकि उससे जो शरीर में जितनी भी कमी होती है ना, वो सारी पूरी होती है, जिससे पशु प्रॉपर टाइम पे हीट में आता है। जो सरकार का ये कहना है कि हर साल एक काफ पैदा करना है, एवरी 1 ईयर 1 काफ। तो उसके लिए हमारे को पशु का जो शरीर है, मादा पशु का जो शरीर है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, ताकि वो समय पर गर्मी में आए और गर्मी में आने के बाद एक बार में ही वो अपना जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो उसके लिए शरीर का जो रख रखाव है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या करना है, हमारी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। सुजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाराबंकी से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो सुजीत जी, आपको आवाज मिल रही है? जी टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए और सीधा हमसे फोन पर बात कीजिए। जी मैडम, मेरा नाम सुजीत कुमार मिश्रा है। मैडम, मैं एक छोटे पैमाने फार्म की शुरुआत करना चाहता हूँ। शूकर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं? पैमाने पे करना चाहता हूँ मैडम। शूकर पालन करना चाहते हैं? जी छोटे पैमाने पर। जी छोटे पैमाने पर शूकर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं। ये डॉक्टर जया क्या कहना चाहेंगी? बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। छोटे पे देखिए पैमाने पर शुकर पालन करने के लिए, जैसे इसमें बैकयार्ड सिस्टम ऑफ फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, आपके पास छोटा जगह है, वहाँ पर जितना जगह है उसके हिसाब से आप जो होता है जो शो होती है, ब्रीडिंग यूनिट होती है, वो आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। जिसमें कि आपको जो लोकली सबसे पहले आपको देखना कौन सा ब्रीड आपको लेना है। तो उसके लिए जो आपके इर्द गिर्द लोकल अवेलेबल, जैसे कि गुर्रा है, लैंडली है, वहाँ की क्रॉसब्रेड एक नस्ल है। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सोटिक नस्ल के भी पिगलेट्स मिल जाते हैं, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ध्यान देना है उनके फीडिंग पर। एक बार आप उनका आवास बना लें, जैसे कि आवास में आपको ऐसा उनको शेड देना है। शेड इसलिए देना है ताकि वो बहुत गर्मी में और बारिश के समय में और बहुत ठंडक में वो उनको मौसम का जो होता है प्रतिकूल असर उनके ऊपर नहीं आए।
फिर आपको उनके खान पान पर ध्यान देना है। एक तो जो मार्केट में अवेलेबल होता है फिर आप उनको वो दाने खिला सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो लोकली अवेलेबल होता है, जो घर में होते हैं, जैसे छोटे स्तर पे आप करना चाहते हैं तो जो सब्जियां मिलती है मार्केट में, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, आप उनको भी अच्छी तरीके से पका के उनको खिला सकते हैं। इसके अलावा आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। जब आप बाहर से शुगर लाते हैं, जैसे आपने अभी 4 शुगर से स्टार्ट किया या फिर 6 शुगर से स्टार्ट किया, फिर आप 2 शुगर बाहर से लेके आते हैं, उनको जो पहले से शुगर उनमें आपको मिक्स नहीं करना है, उनको एक अलग से क्वारंटाइन में रखना है और देखना है किसी तरह बीमारी के लक्षण तो उसमें नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आजकल हमारे देश में जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर चल रहा है, इसकी वजह से बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो आपको यह ध्यान देना है, आप जो शुगर खरीद के जहां से भी लाए, जिस फार्म से भी लाए, वो किसी तरह की बीमारी से फ्री होने चाहिए। फिर आप उस शुगर फार्म में नहीं जाएंगे जहां किसी प्रकार का बीमारी होता है। आप दूसरे फार्म से लाएंगे तो आप खुद को साफ सफाई रखेंगे, पूरी तरह से कपड़े बदल के फिर आप फार्म में जाएंगे। तो छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। आप स्मॉल स्केल पर जो लोकल ब्रीड्स होते हैं उनके साथ स्टार्ट करिए। और ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर शुरुआत की जा सकती है, किस तरह से करनी है इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी विशेषज्ञ ने आपको समझा दिया है। डॉक्टर जया, यहाँ पर आपने अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जिक्र किया है, परेशानी का सबब बना हुआ है ये हमारे पशुपालकों के लिए, खासतौर पर शुगर पालकों के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, इसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से बचाव कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो अफ्रीकी शुगर बुखार है, हम इसे जान ले, जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये नॉन जूनोटिक है। ये ह्यूमन बींग्स को नहीं होता, हम इंसानों को नहीं होता, सिर्फ शुकरों में होता है। इसका कोई टीका नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं, मार्केट में कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही उपाय है जो कि जैव सुरक्षा, इसको हम कहते हैं बायो सिक्योरिटी। तो आपको जैव सुरक्षा अपनाना है। तो जैव सुरक्षा के कुछ नियम हैं। पहला नियम है, आप जब भी शुगर लेकर के कहीं से भी आए तो आप सुनिश्चित करें कि बीमारी से वो फ्री हों और उनको अपने पुराने शुगरों में ना मिलाएं, उनको अलग रखें। किसी भी तरह का लक्षण, अब लक्षण क्या है इसके, जैसे कि बहुत तेज बुखार आता है, शुगर सुस्त हो जाते हैं और उनकी जो होती शरीर का त्वचा जो होता है वो लाल हो जाता है, उनके नाक से कान से, ये सबसे एक श्राव आने लगता है। और उसके अलावा वो 1-2 दिन में ही आप देखिएगा शुगर बिल्कुल बीमार है, लेथार्जिक है, वो पड़े हुए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन में पूरा फार्म साफ हो जाता है। तो आपको जो होता है जैव सुरक्षा मेंटेन करना है, पूरी साफ सफाई रखना है। अपने फार्म में प्रवेश करने के पहले जो होता है 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड या लाल पानी जो होता है उसमें फूड डिप करना है। अपने कपड़े को पूरी तरह से बदल करके साफ कपड़े नहा करके फार्म में जाना है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने शुगर फार्म में प्रवेश नहीं होने देना है। क्योंकि ये जो वायरस होता है ASF का, या तो ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब इंसान के थ्रू ही शुगर फार्म में जाता है, या फिर जो बीमार शुगर होते हैं उसके जरिए भी जा सकता है। इन्फेक्टेड शुगर होते हैं, इन्फेक्टेड जो भोजन होते हैं, शुगर के फीड होते हैं, इनके थ्रू जा सकता है। तो आपको जो होता है किसी भी प्रकार से उस वायरस को अपने फार्म में आने से रोकना है, मेंटेन करनी है। और किसी भी बाहर के वाहन को अंदर जाने के, फार्म में घुसने के पहले उसके जो फूड डिप होते हैं, उनके छक्कों को जो होता है ये लाल पानी या सोडियम हाइपोक्लोराइड का पानी होता है, इसमें आपको देना। और फार्म को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट रखना, नियोजन, विरकॉन या कोई भी तरह का जो डिसइंफेक्टेंट होता है आप उसका उपयोग करें। बिल्कुल, तो इस तरह से कुछ सावधानियां बरत के आप अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि परेशानी का कारण बनता है, नुकसान का कारण बन सकता है आपके लिए, उससे आप बचाव करें। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से संतोष जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ये जानकारी चाहता हूँ, मेरी भैंस के हेलो जी, क्या समस्या है आपकी भैंस में? मेरा सवाल ये है मैडम जी, भैंस के थोड़ी आँख में कुछ लग गया तो उसकी आँख में जाली पड़ रही है मैडम जी। आँख में कुछ जाली पड़ रही है मैडम जी भैंस की आँख में जी। देखिए, भैंस की आंख में जो जाली पड़ गई है वो एक बीमारी है जिसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसके लिए भी आपको अपने पशु चिकित्सक से कांटेक्ट करना पड़ेगा और इसकी बहुत माइनर सी सर्जरी होती है। उस ऑपरेशन के थ्रू ये एक बार में ही ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद आपको 7 से 15 दिन के लिए कुछ दवाई डालनी पड़ेगी और उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो इस समस्या का क्या समाधान है हमारी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। हमारी सरकार द्वारा ऐसी ही कुछ बीमारियां हैं पशुओं में होने वाली, उनके लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन पर आप प्रकाश डालें।
देखिए, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत हमारे पास बहुत सी बीमारियों का टीकाकरण चल रहा है, और वो टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क है, घर द्वार पे जाके है, पशुपालकों के घर द्वार पे जाके है। उसमें सबसे पहला टीकाकरण हम कर रहे हैं FMD और HS, गलगोटू और जिसको हम बोलते हैं गलगोटू और मुंह पका खुरपका बीमारी का। ये अब पिछले कुछ टाइम से 2 साल से हमारे पास ये जो टीका आ रहा है ये कंबाइंड वैक्सीन के तौर पे आ रहा है, मतलब दोनों बीमारियों का जो वैक्सीनेशन है वो एक ही इंजेक्शन में है जी, जिसका हम साल में 2 बार टीकाकरण करते हैं। एक हम करते हैं इसमें बारिशों से जस्ट पहले, मतलब आप अप्रैल मई के महीने में, और एक अब नवंबर के महीने में। तो भारत सरकार की योजना इस तरह से है कि उन्होंने 2025 तक इस बीमारी को कम से कम कर देना है, ताकि मतलब इसका जो फैलाव है वो रुक जाए। दूसरा एक टीकाकरण अब हमारा जो शुरू हुआ है ब्रुसेला की बीमारी जी। ब्रुसेला की बीमारी जो है ये काफी खतरनाक बीमारी है, घातक बीमारी है, मृत्यु तक हो जाती है इससे पशुओं के लिए भी खतरनाक है और मनुष्य के लिए भी। जो भी पशु का रखरखाव करने वाले पशुपालक हैं और कई जितने भी पशु चिकित्सक हैं जो बड़े पशुओं में डील कर रहे हैं, जो मतलब गर्भाशय में उनके हाथ डाल रहे हैं, हम लोग क्योंकि अक्सर अपना प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हाथ डाल के ही करते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बिना ग्लव्स के कर रहे हैं, तो या फिर जब हमें बच्चा निकालना होता है, यूट्रस से बाहर बच्चा फंस जाता है, तो भी कई बार हमारा बिना ग्लव्स के हमें काम करना पड़ता है। तो उस टाइम प्लेसेंटा के थ्रू ये ब्रुसेला की जो है ये ह्यूमंस में आ जाता है, तो ह्यूमंस में इसका डायग्नोसिस भी मुश्किल है। तो इस ब्रुसेला बीमारी की वजह से जो पशु है वो अपने आखिरी के 3rd ट्राइमेस्टर, जिसको हम बोलते हैं तीसरा जो ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर पशु का एबॉर्शन हो जाता है, जो कि पशुपालक के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और जो पशु है उसके लिए तो है ही है, क्योंकि अगले ब्यात में फिर उसका जो प्रेग्नेंट होने का जो वो होता है वो बहुत जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं या फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उस बीमारी के लिए जो टीकाकरण होता है, सबसे अच्छी बात यह है कि इस टीकाकरण में जो है ये सिर्फ फीमेल काफ्स को लगेगा और 4 से 8 महीने की जो मादा पशु हैं, जो बच्चियां या कटिया, जिसको भैंस की जो होगी वो कटिया और बच्चिया को लगेगा, और 4 से 8 महीने की जो उम्र है उसमें लगेगा उनको, और ये पूरी जिंदगी में उनको सिर्फ एक बार टीका लगेगा और इस एक टीके से उनका बचाव है। बिल्कुल, तो शुरुआत में ही अगर आपने टीकाकरण यहाँ पर कर लिया, ये सावधानी बरत ली, तो देखिए इस घातक बीमारी से आप अपनी बच्चिया या फिर कटरी को बचा सकते हैं। तो आपको इस ओर ध्यान देना है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर आप अहम कदम उठाए हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से कृष्णलाल जी, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 कृष्णलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी कृष्णलाल जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पशुपालन कर रहा हूँ जी। जी पशुपालन आप करना चाहते हैं, किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं यही जानना चाहते हैं? बिल्कुल, पशुपालन करना चाहते हैं हमारे शिमला के कृष्णलाल जी, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं बताएंगे इनको थोड़े से इंतजार के बाद, यानी कि एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, हम जल्द ही लौट रहे हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला से कृष्णलाल जी का सवाल था कि पशुपालन की शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? तो डॉक्टर तरुणा क्या कहेंगी हमारे? देखिए, जैसे अगर इन्होंने पशुपालन की शुरुआत करनी है तो पहले इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये भैंस गाय रखना चाहते हैं कि ये छोटे पशु रखना चाहते हैं। जैसे बकरी पालन हो गया, इसमें पोल्ट्री भी आ जाती है, मुर्गी पालन हो गया, या भेड़ बकरी पालन या सुअर पालन। तो अगर ये भैंस गाय से शुरुआत करना चाहते हैं तो इसकी केंद्र सरकार की भी बहुत अच्छी स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको लोन की सुविधा मुहैया कराई गई है और इसमें सब्सिडी भी बहुत 25% तक सब्सिडी भी मिलती है। आप 4 भैंसों से स्टार्ट करके 10 भैंसों तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करके यही कीजिएगा जो ब्रीड लेंगे, वहां की जो भैंस लेंगे या गाय लेंगे वो आपके लोकल एरिया की ही ले, क्योंकि जैसे आजकल चलन है कि भी साहिवाल, गिर, राठी इनका चलन है, तो लेकिन वो देखें कि उनके एरिया में कौन सी जो गाय हैं या कौन सी भैंस, किस भैंस की ब्रीड जो है वो आराम से एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पे ठंडी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो उस तरह की ब्रीड का वो चयन करें और उसके बाद निकटतम पशु चिकित्सक से कांटेक्ट करके और उनके थ्रू वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल लोन का सिस्टम इतना अच्छा कर दिया है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कीजिए और आपको तुरंत ही और अपने निकटतम बैंक के पास अपना वो फॉर्म जमा कर दीजिए। अगर बैंक के साथ क्रेडिट स्कोर ठीक है तो आपको तुरंत के तुरंत लोन भी मिल जाएगा। और इसके अंदर जो लार्ज एनिमल यानी कि भैंस और गाय में जो सब्सिडी है वो हमारे पास बैक एंडेड है, मतलब कुछ टाइम के बाद आपके खाते में जो सब्सिडी है वो 25% जो सब्सिडी है वो आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप छोटे पशुओं पे लोन लेना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है उसके अंदर। अगर आपने पोल्ट्री फार्म का शुरू करना है तो मिनिमम आपको 1000 जो है मुर्गियां रखनी है और उसके अंदर भी आपको 50% तक की सब्सिडी है। और इसी तरह से भेड़ बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम उसके अंदर 500 से मादा पशु और उसके साथ आपको 25 जो है नर पशु लेने होंगे और उसमें भी आपको 50% सब्सिडी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, आप शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे बड़े पशु आप अपनाएं या फिर आप छोटे पशुओं का यहाँ पर चयन करें, आप किस तरह से कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। सरकार भी आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र से योगेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? वो बकरी के पिल्लों की वजन वाढनी होती, बकरी पालन करना चाह रहे हैं, बकरी का जो वजन है वो बढ़ नहीं रहा है, ऐसे में क्या कारण हो सकता है, क्या कर सकते हैं? डॉक्टर तरुण आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो पहली चीज है वो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस, मतलब प्रबंधन कैसा है उसका, कि आप किस प्रकार से अपनी बकरी को रख रहे हैं। उसको जो बकरी पालन करना है उसके अंदर हमारे पास तरीका होता है कि हम अगर आप घर के अंदर ही रख रहे हैं और सुबह शाम उसको चरने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं तो 25% जो जगह है वो तो आपकी ढकी हुई होगी और 75% जो जगह है वो खुली होगी, क्योंकि भेड़ बकरी एक इस प्रकार की स्पीशीज है जिनको खुली जगह और घूमने का और एडलिब फीडिंग, मतलब उनके लिए आप चारा डालें या फिर आप उनको
उनको एक एडलिप का मतलब होता है उनको खुला चारा दिया जाए, तो उसकी आदत होती है उन्हें। तो पहले आपको बकरी पालन के अंदर ये ध्यान रखना है कि आपने कैसे करा है। सुबह शाम अगर आप उसको चरा रहे हैं तो उसका जो है उनको जड़ी बूटियां मिल जाती हैं जिनसे उनके पेट के कीड़ों का जो है वो निजात पा लेते हैं। लेकिन अगर आपने घर के अंदर ही रखी हुई है तो उसके अंदर आप ये कीजिए कि बकरी को सबसे पहले आप डीवर्मिंग करवाइए। आज की तारीख में हमारे पास जो पशुपालन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है पशुओं के साथ, एक मतलब वो गर्भाधान ठीक से नहीं कर पाते हैं, वेट नहीं बढ़ रहा है, दूध ठीक नहीं दे रहे हैं, ऐसी कुछ जनरल बीमारियों का एक ही इलाज है, सबसे पहले डीवर्मिंग करवाइए। जी बिल्कुल। अगर एक बार पेट के कीड़े की दवाई देने के बाद भी नहीं आराम पड़ रहा है, उसके बाद फिर उसका चेकअप होगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन सारी बीमारियां जो मैक्सिमम है वो पेट के कीड़े से ही स्टार्ट होती हैं, से ही शुरू होती हैं। ऐसे में ये पहला कदम होना चाहिए, आपको यहाँ पर अपने पशुओं में डिवॉर्मिंग करवाते रहना चाहिए। इस तरीके से आप की काफी हद तक जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर जया का। डॉक्टर जया, कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पे है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी। हमारे सभी जो किसान हैं, जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, शूकर पालन के बारे में क्या आपकी राय रहेगी उनके लिए? मैं उन सभी जो भी दर्शक हैं वो मैं कहना चाहती हूँ कि आप शूकर पालन निश्चित होकर अपनाएं, क्योंकि यह ऐसा एक व्यवसाय है जिससे कि आपको भरपूर प्रॉफिट मिलता है। इसमें जैसे बहुत जो लार्ज पशुओं की तरह आपको बहुत जगह की जरूरत नहीं पड़ता है, आप छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से बताया गया नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत आपको भरपूर सहयोग है, इसे सब्सिडी भी मिलता है। आप ट्रेनिंग अगर लेना चाहते हैं शूकर पालन में तो कृषि विज्ञान केंद्र जो कि पूरे देश के ऊपर हैं, फैले हुए सब जगह जगह पे हैं। उसके अलावा जो निकटतम पशु चिकित्सा विद्यालय वगैरह है वहां से आप ट्रेनिंग लीजिए और इसको आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको काफी जो बेनिफिट मिलता है। और शूकर पालन में आप सुकरों पिगलेट्स को बेचने के अलावा जो होता है इनके प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इनके जो मांस होता है उनको प्रसंस्कृत कर सकते हैं और इससे आपको डबल फायदा मिलता है। बिल्कुल, तो अच्छी आमदनी मिल सकती है यहाँ पर अगर शूकर पालन को अपनाते हैं। थोड़े से प्रशिक्षण और जागरूकता की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर जया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। बिल्कुल, तो डॉक्टर तरुणा यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे पशुपालकों के लिए कम शब्दों में क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, मैं सिर्फ 3 राय देना चाहती हूँ। पहली राय कि अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं, जिसकी वजह से आपको जो अगली जनरेशन मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, जब आपके घर द्वार पे टीका लगाने आए मुंह खुर का, ब्रुसेला का, तो अपने पशु चिकित्सक का सहयोग कीजिए और वो टीका जरूर लगवाइए, क्योंकि सरकार बिल्कुल निःशुल्क, बहुत महंगे टीके निःशुल्क आपको मुहैया करवा रही है। तीसरा मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 40% शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का 30% शेयर और बाकी जो 30% शेयर है वो पशु चिकित्सक का है। यानी कि एक भैंस जो कि आपकी जिसका अगर आप जर्नल में जाके प्राइवेट जाके बीमा करवाएंगे तो वो 2500 का है और वो आपका दूध की जो कितना दूध दे रहा है पशु वो सरकार करवा रही है सिर्फ 200 से लेकर 300 रुपए तक के बीच में। बिल्कुल, तो देखिए कितना फर्क है यहाँ पर। अगर आप प्राइवेट जाते हैं और सरकारी अगर योजना के अंतर्गत करवाते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ही हमारी सरकार ये योजनाएं लेकर आ रही है। इनसे जुड़िए, इनको अपने लिए लाभकारी बनाइए। डॉक्टर तरुणा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आपने हमारे सभी दर्शकों को यहाँ पर काफी जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की, शूकर पालन के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं सभी जानकारियां आपके लिए यहां पर फायदेमंद साबित हुई होंगी। हमारे अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बता देते हैं। प्राकृतिक खेती पर चर्चा होगी अगले अंक में और साथ ही साथ आपको बताएंगे नारियल व सुपारी आधारित मिश्रित खेती के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सवाल पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक पर जाइए, फेसबुक पर हिंदी में टाइप कीजिए आप हेलो किसान और वहां पर जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया के तीनों ही प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने सवाल या कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है वो हमसे साझा कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800
0211306 जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही आपको बता दें, लाइव फोन हमारे फोन नंबर्स तो रहेंगे ही, जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल लाइव भी पूछ सकते हैं। और एक और विशेष जानकारी है आपके लिए, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम यानी कि हेलो किसान देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।